सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत इसका इकाई नंबर 4। अब इकाई नंबर 4 में क्या दिया गया है? इसमें दिया है बातचीत कौशल, जिसको कहा जाता है नेगोशिएशन स्किल्स। मतलब जीवन में हम भिन्न भिन्न प्रकार से जब बात करते हैं, जब जीवन के विभिन्न पहलुओं में बातचीत कौशल एक महत्वपूर्ण कौशल है, चाहे वह व्यावसायिक सौदे का हो या व्यक्तिगत संबंध का। यदि अगर कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा बातचीत में पूर्ण है, तो वह उसके व्यक्तित्व को दिखाता है। इनमें प्रभावी ढंग से संवाद करना, दूसरों के ज़रूरतों को समझना, प्रेरणाओं को समझना, पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान खोजना, ये सब क्षमताएं इसमें शामिल होती हैं। कुछ प्रमुख बातचीत के कौशल नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले समझिए संचार। जब अपने संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त करके दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रभावी संचार आवश्यक है। तो संचार के माध्यम से अच्छा समझाने के लिए आपको इसमें आपको दक्ष होना पड़ेगा। दूसरा है सक्रिय सुनने में सक्रिय रूप से सुनना। जब यदि अगर आप कोई व्यक्ति देखिएगा, यदि अगर कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है तो ज़रूर वो अवश्य एक अच्छा सुनने वाला होगा, अच्छा सक्रिय रूप से श्रवण करता होगा। दूसरे पक्ष की चिंताओं और हितों को ध्यान से सुनने और आप आम जमीन और समझौते के संभावित क्षेत्रों की पहचान कर सकता है। मतलब बातचीत कौशल का एक दूसरा विशेषता यह है कि वो बहुत अच्छा सुनने वाला रहेगा, वो दूसरे की समस्याओं को सुनेगा, समझौता के क्षेत्र को समझेगा और समस्या समाधान करेगा। तीसरा पॉइंट है समस्या समाधान। रचनात्मक समाधानों पर विचार विमर्श करने और संभावित परिणामों के बारे में गंभीरता से सोचने में सक्षम रहेगा और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते खोजने में मदद करेगा। मतलब एक पहला पॉइंट यह है, संचार में अच्छा दक्ष होगा, सक्रिय रूप से सुनने वाला होगा, समस्या का वो समाधान करेगा, जो भी ये बातचीत का कौशल है। और भावात्मक बुद्धि उसमें रहेगा, अपनी समस्या मतलब खुद की समस्या और दूसरों की भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना, संघर्षों को रोकना और उत्पादक चर्चाओं को सुविधाजनक बना सकता है। तो अच्छा, यदि अगर बातचीत कौशल में यदि अगर आपको पूर्ण होना है तो उसके लिए भावात्मक बुद्धिमत्ता भी होना चाहिए। आगे आता है लचीलापन होना चाहिए, वैकल्पिक समाधानों के लिए खुला होना और अपने दृष्टिकोण को अनुकूल करने के लिए तैयार रहना अधिक सफल बातचीत की ओर ले जाता है। मतलब बातचीत कौशल या नेगोशिएशन स्किल्स में यदि अगर आपको दक्ष होना है तो पहले संचार, दूसरा है सक्रिय रूप से सुनना है, आपको समस्या का समाधान करना है, भावात्मक बुद्धिमत्ता का गुण होना चाहिए और लचीलापन अपनाना चाहिए। यदि अगर आप दो व्यक्ति यदि अगर बातचीत कर रहे हैं, यदि अगर वो किसी चीज़ को नहीं मान रहे हैं तो आपको झुक जाइए। झुकने में क्या दिक्कत है? किसी बात आप कभी कभी आप अपने बातों को लचीलेपन तरीके से आप कहीं झुक सकते हैं और अपनी बातों से आप हार मान सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है बातचीत की अनुकूलता को दिखाता है और इसमें एकदम बहुत अधिक सफल तरीके से आप जो है क्या करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। आगे आता है जब हम नेगोशिएशन करते हैं तो टाइप ऑफ नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन कैन टेक वेरियस फॉर्म, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के आपको नेगोशिएशन के प्रकार आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ प्रकारों को यहाँ पर दिखाई दिया गया है। जैसे पहला लिखा है वितरणात्मक बातचीत। वितरणात्मक बातचीत में क्या होता है, इसमें हार जीत बातचीत के रूप में जाना जाता है। जब हम किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं तो जब किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं तो हार जीत के रूप में इसको हम ले लेते हैं। इस प्रकार में एक निश्चित मात्रा में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले पक्ष शामिल होते हैं। हम एक दूसरे से क्या करते हैं, बातों के माध्यम से जीतने का प्रयास करते हैं, तर्कों वितर्कों के माध्यम से जीतने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक पक्ष अपने हिस्से को अधिकतम करने की कोशिश करता है। प्रत्येक पक्ष जो अपने आप को पुष्ट करने की और मजबूत करने की कोशिश करता है, वो किसके माध्यम से? तर्क के माध्यम से, जिसमें अक्सर शून्य योग परिणाम प्राप्त होता है। जिसमें कैसा परिणाम प्राप्त होता है? शून्य योग परिणाम प्राप्त होता है, ऑफन लीडिंग टू जीरो सम आउटकम। आउटकम कैसे मिलता है, जो परिणाम कैसे मिलता है, वो शून्य योग परिणाम मिलता है। तो ये वितरणात्मक बातचीत में क्या होगा, हार जीत के अनुसार बातचीत करेंगे, अपने पक्ष को मजबूत करेंगे। दूसरा है एकीकृत बातचीत। एकीकृत बातचीत मतलब इसमें वितरणात्मक बातचीत के विपरीत एकीकृत बातचीत का उद्देश्य साझा हितों की पहचान करके रचनात्मक साधनों की खोज करने, दोनों पक्षों के मूल्य बनाना है। एकीकृत बातचीत ये समझ लीजिए आप, जैसे वितरणात्मक बातचीत है वैसे ही आप उसका ठीक उल्टा समझिए। तो एकीकृत बातचीत में जो
अपनी बातों को हितों की रक्षा करते हुए, हितों की पहचान करते हुए, रचनात्मक समाधान को खोजते हुए दोनों पक्ष क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। इसमें हार जीत वाला कोई पॉसिबल वाला जो कोई मुद्दा है वो नहीं रहता है। आगे आता है द्विपक्षीय बातचीत। द्विपक्षीय बातचीत में इसमें दो पक्ष एक दूसरे के साथ सीधे बातचीत करते हैं और क्रेता विक्रेता लेन देन में ऐसा ही देखा जाता है, केवल दो पक्ष रहेगा। एक व्यक्ति है और एक दूसरा जो है सुनने वाला रहेगा और दोनों में बातचीत होगा। आगे आता है बहुपक्षीय बातचीत। बहुपक्षीय बातचीत इसमें जो तीन या अधिक पक्षों को शामिल करते हुए बहुपक्षीय बातचीत अधिक जटिल हो सकती है। मतलब तीन या तीन से अधिक यदि अगर बातचीत होता है तो ये बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा आपको जटिल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है और इसके लिए कई हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने की आवश्यकता होती है। अब ये आप क्या मान सकते हैं, तीन लोग जैसे बातचीत कर रहे हैं तो हो सकता है कोई किसी बात में सहमत हो, कोई किसी बात में सहमत ना हो। और क्रॉस कल्चर बातचीत मतलब विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए सांस्कृतिक मानदंडों और संचार शैलियों के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर वाले जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसको जो है क्रॉस कल्चर बातचीत कहा जाता है। तो इस बिंदु में हमने देखा ना बातचीत के प्रकार, अच्छा डायग्राम बना के इसको आप बता सकते हैं। उसके बातचीत के प्रकार मतलब ये टाइप ऑफ नेगोशिएशन। उसके बाद है बातचीत की रणनीतियाँ। अब किस रणनीति से आपको बातचीत करना है, नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज। अब सफल वार्ताकार जो अच्छा बातचीत करने वाला रहेगा वो अक्सर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करता है। जो अच्छा बातचीत करने वाला रहेगा वो अपनी बातों को सही से रखेगा, बिल्कुल पुष्ट से रखेगा, तर्क के माध्यम से रखेगा और उसमें अपने आप को, अपनी बातों को साबित करने का वो प्रयास करेगा। तो इसमें है बातचीत समझौते का एक सबसे अच्छा विकल्प है। तो बातचीत समझौता का सबसे अच्छा विकल्प कौन है, बटाना। ये एक लिखा हुआ है, मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि इसमें होता यह है कि इसको जानने के लिए बातचीत में फॉल बैक विकल्प प्रदान करके लाभ मिलता है यदि कोई समझौता नहीं होता है। सपोज आप यदि अगर दो व्यक्ति आपस में बात, हम कस्टमर और ग्राहक के बीच में हम सेलर, कोई दुकानदार है और कोई ग्राहक के बारे में हम बातचीत करते हैं। यदि अगर कोई ग्राहक और दुकानदार बातचीत कर रहा है, यदि अगर कोई कस्टमर बोलता है कि नहीं मुझे इतने में आपका सामान चाहिए, और यदि अगर दुकानदार को वो ग्राहक जितना बोल रहा है उतने में यदि अगर उसको फ़ायदा मिल रहा है तो उसको फॉल डाउन हो जाना चाहिए, मतलब उसको वापस आ जाना चाहिए अपने बातों से थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। तो इसी को क्या कहा गया है, थोड़ा समझौते के साथ बातचीत जो है, समझौते के साथ आपको बातचीत करना है तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। इसके माध्यम से आपको लाभ भी मिल जाएगा और समझौता भी हो जाएगा। यदि अगर ग्राहक आपसे नहीं मान रहा है तो थोड़ा सा आप अपने बातों को पीछे हट करके, अपने आप को पीछे हट करके आप उसके बात को क्या कर सकते हैं, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आपका बातचीत समझौते का सबसे अच्छा विकल्प है। इसका शॉर्टकट है BATNA, बटना। और इसको अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ निगोशिएटेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट है एंकरिंग। एंकरिंग एंकरिंग पहला प्रस्ताव देना या संदर्भ बिंदु निर्धारित करना बाद के प्रस्तावों के कथित मूल्य को प्रभावित कर सकता है। एंकरिंग मतलब पहले जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को प्रस्तावित करते हैं, प्रस्ताव देते हैं, प्रस्ताव देने के बाद उस संदर्भ बिंदु को निर्धारित करते हैं और वो फिर कहीं ना कहीं वो कथित मूल्य को प्रभावित करता है, तो उसको कहा जाता है एंकरिंग। ये भी क्या है, आपको बातचीत की रणनीतियाँ के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट है रियायत प्रबंधन। रियायत प्रबंधन मतलब रियायतों को रणनीतिक रूप से प्रबंधित करने से बहुत अधिक मूल्य का त्याग किए बिना लाभ उठाने और सद्भावना बनाए रखने में मदद मिलती है। यदि अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो उसमें आप रियायत मैनेजमेंट के साथ आप उससे बातचीत कीजिए अपने साथी से, और जिससे सद्भावना बनी रहती है और आपका काम भी हो जाएगा। आगे आता है विश्वास का निर्माण। जब आप बातचीत करते हैं एक पक्ष से दूसरे पक्ष के साथ विश्वास और तालमेल स्थापित करने से अधिक खुला संचार और सहकारी व्यवहार हो सकता है। मतलब जब आप दूसरे से बातचीत करते हैं तो आपको विश्वास के साथ बातचीत करना है, जिसके माध्यम से एक अच्छा स्वस्थ संचार, स्वस्थ व्यवहार आपको यहाँ पर मिलेगा।
आगे तो हितों की खोज करना। जब आप किसी दूसरे से बातचीत करें तो आप हितों की खोज करना है। केवल पदों को ध्यान में केंद्रित करने के बजाय अंतर्निहित हितों को भी खोज करना है और अधिक रचनात्मक समस्या समाधान और मूल्य निर्माण की अनुमति इससे क्या होती है, मिलती है। तो अब यहाँ पर बातचीत यह है कि बातचीत का हम रणनीति कैसे तैयार करेंगे, स्ट्रेटजी कैसे तैयार करेंगे अपने जो कस्टमर हैं या अपने जो दर्शक हैं, जो अपने जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, उसको कैसे हम मनाएं। तो ये इस बिंदु के माध्यम से ऐसा जब आप बना लोगे तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में आप बता देना कि इस बातचीत के समझौते की बहुत अच्छा विकल्प है ये BATNA। और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आपको फॉल डाउन पीछे आ जा करके आपको समझौता बनाना है और जिससे आपको क्या होगा, फ़ायदा ही होगा। एंकरिंग ये एक प्रकार का पहला एंकरिंग ऐसा समझ सकते हैं जब आप स्टार्टिंग में जो कोई आप बात बताते हैं, प्रस्ताव देते हुए आप संदर्भ बिंदु तक पहुंचना है आपको और उसको ग्राहक को खुश करना है, दर्शक को, श्रोता को आपको खुश कर देना है। आगे तक रियायत तीसरे नंबर का पॉइंट है। रियायत प्रबंधन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सद्भावना भी बनाए रख सकते हो और अधिक आपका काम भी हो जाता है। और चौथा है आपका विश्वास निर्माण। विश्वास निर्माण के साथ आपको बातचीत करना है और पांचवा हितों का ध्यान रखते हुए आपको बातचीत करना है। तो यह है आपका बातचीत की रणनीतियाँ। इस प्रकार से डायग्राम बना करके आप बनाइएगा। आगे है विक्रय कौशल। विक्रय कौशल का मतलब है सेलिंग स्किल्स। विक्रय कौशल आप देखे होंगे मार्केटिंग का वैकेंसी आता है बहुत ज़्यादा। अभी आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा इसका। जब आप पढ़ के निकलेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के पोस्ट आते हैं। प्राइवेट नौकरी में सेल्स मैनेजमेंट का पोस्ट आता है, सेल्स मार्केटिंग का पोस्ट आता है। तो इसमें क्या होता है, विक्रय कौशल दूसरों को उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए राजी करने के लिए विक्रय कौशल की आवश्यकता होती है। आप दूसरों को या ग्राहक को, दर्शकों को क्या करना है, अपनी सेवा को प्राप्त करने के लिए आपको उसको राजी करना है। चाहे ग्राहकों, वरिष्ठों, साथियों, टीम के साथियों या अधीनस्थों को बेचना हो, कुशल कौशल सार्वभौमिक रूप से मूल्यवान होता है। मतलब एक अच्छा व्यवहार के साथ अपने कस्टमर को खुश करते हुए बेचना, किसी सामान को क्रय करना, किसी सामान को सप्लाई करना, और ये भी एक प्रकार का कला है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना है कि ग्राहक का मुख्य मुद्दा क्या है। ग्राहकों की बात सुनना और उसकी ज़रूरतों और दर्द बिंदुओं को समझना आपको उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार आपकी एक प्रकार का पिच तैयार करने की अनुमति देता है, एक प्रकार का मैदान तैयार करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब ये है कि आपको ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना है, नंबर एक। नंबर दूसरा है उत्पाद का आपको ज्ञान होना चाहिए। उत्पाद का ज्ञान होना चाहिए। जो भी सामग्री आप बेच रहे हैं उसके बारे में अच्छा ज्ञान रहेगा तभी तो आप उसको बेच सकते हैं। आप जो उत्पाद या सेवा बेच रहे हैं उसका गहरे समझ आपको होना चाहिए। आप ग्राहकों के सवालों और आपत्तियों का प्रभावी ढंग से क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तीसरा है संबंध बनाना। मतलब बिल्डिंग रिपोर्ट। ग्राहकों या अन्य हितधारकों के साथ संबंध स्थापित करने, उसमें विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे उनके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित करना आसान हो जाता है। मतलब आप यदि अगर आपको ऐसा बनना है कि यदि अगर सोचिए आपके पास एक दुकान है, उसमें कोई एक ग्राहक आता है और ऐसा आप व्यवहार कीजिए कि दूसरी बार वो लौट करके आए 100%। तो ये एक प्रकार का संबंध जो है फिर दुकानदार और ग्राहक का बना हुआ रहता है। आपत्तियों को संभालना। अब भाई कस्टमर है, कस्टमर कुछ न कुछ आपत्ति देगा। आपत्तियों का अनुमान लगाना और उनका समाधान करना भी आपकी विशेषज्ञता को दर्शाता है। ग्राहकों की झिझक को दूर करने में इससे क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो ये चौथा नंबर का बिंदु है। पांचवा नंबर का बिंदु है समापन कौशल। जब समापन कौशल होता है तो दूसरी दुकानों में देखिएगा वो बोलते हैं कि आइएगा सर, अगली बार ज़रूर आइएगा, आपसे बहुत अच्छा लगा, आप कहाँ से हैं, क्या हैं, ये कुछ कुछ पूछते हैं दुकानदार लोग। तो मार्केटिंग में काम करने वाले भी इसी प्रकार के कुछ कौशल का प्रयोग करते हैं। समापन कौशल बिक्री के लिए कब और कैसे पूछना है, बिक्री के लिए कब और कैसे पूछना है, यह जानना रुचि को कार्यवाही में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। जब आपका बातचीत हो गया उसके बाद फिर क्योंकि आपको उस ग्राहक को बनाए रखना है कि दोबारा लौट के आपके पास आए, तो ये भी एक प्रकार का कौशल है जिससे आपका जो विक्रय कौशल है, सेलिंग स्किल्स है, वो डेवलप होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है ग्राहकों की ज़रूरत को समझना, दूसरा उत्पाद का ज्ञान होना चाहिए, तीसरा संबंध बना करके रखना है, चौथा आपत्तियों को संभालना भी और निराकरण भी करना, और है समापन कौशल।
आगे है वैचारिक बिक्री। अब वैचारिक बिक्री की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल सेलिंग। वैचारिक बिक्री मतलब वैचारिक बिक्री में किसी उत्पाद या सेवा की विशेषताओं या लाभों के बजाय व्यापक मूल्य प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। केवल समाधान प्रस्तुत करने के बजाय वैचारिक बिक्री का उद्देश्य ग्राहकों की व्यावसायिक चुनौतियों और लक्ष्यों को समझना और पेशकश को रणनीतिक समाधान के रूप में पेश करना है। कहीं ना कहीं आपको एक उस व्यवसाय की चुनौती को समझना है, लक्ष्य को समझना है, पेशकश जो आपको जो बताया जाएगा उसको समझना है, उसके रणनीति को समझना है, उसके रणनीति का उसका भी क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको समाधान करना है। इस चीज़ को सभी को संभालते हुए आपको क्या करना है, वैचारिक बिक्री, ये जो पॉइंट है ये समाप्त होता है। उसके बाद फिर रणनीतिक बिक्री, स्ट्रेटेजिक सेलिंग। रणनीतिक बिक्री में बिक्री के लिए एक सक्रिय और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना शामिल है। अक्सर जटिल या लंबे चक्र वाले वातावरण में इसमें संभावनाओं पर गहन शोध करना, प्रमुख निर्णय लेने वालों और प्रभावित करने वालों की पहचान करना और उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं को और चिंताओं को संबोधित करने के लिए अनुरूप रणनीति विकसित करना इसमें शामिल है। आप देखे होंगे तो दुकानदार होते हैं या छोटे दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, 100 रुपये में 3 बेचते हैं, 200 रुपये में 5 सामान बेचते हैं। इस प्रकार से वो क्या बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं वो ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए वो अपने दुकान को बड़ा अच्छे से सजाते हैं, अपने शॉप को बड़ा अच्छे से सजाते हैं। तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे है बिक्री में शारीरिक भाषा। अब हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आपका शारीरिक हाव भाव भी उसी के अनुसार होना चाहिए। शारीरिक भाषा किसी शारीरिक भाषा बिक्री बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्सर ऐसे संदेश देती है जो अकेले शब्दों से नहीं दिए जा सकते। बिक्री में शारीरिक भाषा के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार है। पहला, आत्मविश्वास। आपके चेहरे से आत्मविश्वास झलकना चाहिए। खुले शारीरिक भाषा के साथ खड़े होना या बैठना आत्मविश्वास और क्षमता का संदेश देता है, जिससे ग्राहक को भरोसा होता है। यदि अगर आत्मविश्वास के जब आप ग्राहक के सामने आते हैं तो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ आपको बात करना है और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ आपको उसके साथ खड़े होकर के उसका जवाब देना है, सवाल जवाब देना है, उत्पाद के बारे में बताना है और उसका जो आपका संवाद है उसका लास्ट का समापन करना है। तो इसमें आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आगे आता है एक जुड़ाव होना चाहिए, आपके ग्राहक के साथ बिल्कुल एक जुड़ाव होना चाहिए, इंगेजमेंट होना चाहिए। आँख से संपर्क बनाए रखना और सहमति से सिर हिलाना, ग्राहक की ज़रूरतों के साथ सक्रिय रूप से सुनना और जुड़ाव प्रदर्शित करना है। मतलब आत्मविश्वास तो दिखाना ही है, फिर आप एकदम आंखों से आंख मिलाते हुए उससे बात करना है। ऐसे नहीं कि वो एकदम देख रहे हैं तो आप इधर उधर नज़रें करें, ये नहीं, आपके साथ से नज़र मिलाते हुए आपको बातचीत करना है। आगे आता है प्रतिबिंबित करना। ग्राहक की शारीरिक भाषा को सूक्ष्मता से प्रतिबिंबित करना तालमेल और जुड़ाव की भावना पैदा कर सकती है, जिससे वे आपके संदेश के प्रति अधिक ग्रहणशील बनेंगे। मतलब प्रतिबिंबित करना मतलब ग्राहक की शारीरिक भाषा को सूक्ष्मता से तालमेल करना है और जुड़ाव की भाषा को पैदा करना है, जिससे एक प्रकार का क्या रहेगा, एक संदेश वो जल्दी से ग्रहण करेगा। प्रतिबिंबित करना मतलब जैसे सारे जो ग्राहक है जिस चीज़ की डिमांड कर रहा है, जैसा वो कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से अपनाने का, उसी लहजे में आपको जवाब देने का आपको प्रयास करना है, ताकि आपको वो लगे, वो भी आपसे क्या हो, प्रभावित हो। आगे आता है हाव भाव। हाव भाव के मतलब है जेस्चर्स। इसमें प्राकृतिक और उद्देश्यपूर्ण हाव भाव का उपयोग करके मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया जा सकता है और आपकी प्रस्तुति में ऊर्जा और उत्साह को जोड़ा जा सकता है। हाव भाव को बहुत अच्छा से बनाना है, बिल्कुल अच्छा सकारात्मक चेहरे के साथ आपको बातचीत करना है और उसी उत्साह से आपको ग्राहक से बात करना है, जिससे वो क्या हो, प्रभावित हो। आगे है पांचवा है अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक अंतरों के बारे में जागरूक होना और अपने व्यवहार को तदनुसार समायोजित करना, गलतफहमी से बचने और विविध दर्शकों के साथ तालमेल बनाने में ये मदद करता है। अनुकूलनशीलता मतलब आपको उसके कल्चरलता के साथ कल्चरल जो अंतर है, जो कल्चरल डिफरेंस है, उसके बारे में जागरूक होना है
कि यदि अगर सामने में जो आए हैं यदि अगर कोई विदेशी व्यक्ति हैं तो उस विदेशी के साथ साथ आपको क्या करना है, उसी संस्कृति में आपको बातचीत करते हुए, उससे लहजे में बात करते हुए आपको उसके बारे में ग्राहक के बारे में या सामग्री के बारे में आपको बताना है, जिससे वो जल्दी से आपको के प्रति क्या हो सके, सामान खरीदने के लिए राजी हो सके। तो इसमें 5 बिंदु है। पहला है बिक्री में शारीरिक भाषा। तो इसके पहला पॉइंट है आत्मविश्वास के साथ बातचीत करना है। दूसरा जुड़ाव होना चाहिए, प्रतिबिंब उसमें दिखना चाहिए। और चौथा है हाव भाव बिल्कुल उसी के अनुसार होना चाहिए और अनुकूलनशीलता एक होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।